हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम के फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में। तो मिडवाइफरी पढ़ना है एकदम शानदार तरीके से लेक्चर नंबर 19 के साथ। तो पिछले वर्ष के पूछे गए टॉप 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इन 30 क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और लास्ट में कमेंट में हमें जरूर बताएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो आइए समय न बर्बाद करते हुए बढ़ते हैं आगे। यदि आप यूपी एएनएम, बिहार एएनएम या किसी भी स्टेट एएनएम की तैयारी कर रही हैं तो सेशन आपके लिए शानदार होने वाला है। आपने सही वीडियो को चुना है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। शोल्डर डायस्टेसिया में सबसे प्रभावी मैन्यूअर कौन सा है। शोल्डर डायस्टेसिया में सबसे प्रभावी मैन्यूअर कौन सा है। तो एमसी रॉबर्ट्स मैन्यूअर या उड्स स्क्रू मैन्यूअर या जेवेनेली मैन्यूअर या लोवसेट मैन्यूअर। तो कह रहा है किसके लिए, शोल्डर डायस्टेसिया के लिए। किसके लिए, शोल्डर डायस्टेसिया में सबसे प्रभावी मैन्यूअर कौन सा है। तो शोल्डर डायस्टेसिया में सबसे प्रभावी मैन्यूअर होता है एमसी रॉबर्ट्स मैन्यूअर। या मैटरनल हिप्स को क्या करता है, हाइपर फ्लेक्स करके पेल्विक इंक्लिनेशन को क्या करता है, इंक्लिनेशन एंगल को क्या करता है, बदलता है। या क्या करता है, मैटरनल हिप्स को, जो क्या है हमारा शोल्डर डायस्टेसिया, इसमें क्या होता है, इसमें सबसे प्रभावी मैन्यूअर क्या है, एमसी रॉबर्ट मैन्यूअर। ये क्या करता है, इसका काम है कि क्या करना, मैटरनल हिप्स को क्या करना, हाइपर फ्लेक्स करके क्या करना, पेल्विक इंक्लिनेशन को क्या करना, एंगल को क्या करना, बदलना। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्विन प्रेगनेंसी में सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन कौन सी होती है। ट्विन प्रेगनेंसी में जो सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन कौन सी होती है, ब्रीच प्रेजेंटेशन, ब्रीच ब्रीच या ब्रीच वर्टेक्स या वर्टेक्स ब्रीच या वर्टेक्स वर्टेक्स। तो कह रहा है ट्विन प्रेगनेंसी में सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन कौन सी होती है। तो ट्विन प्रेगनेंसी में सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन होता है वर्टेक्स वर्टेक्स। सॉरी, हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, डी, वर्टेक्स वर्टेक्स। ट्विंस में सब क्या होता है, सबसे सामान्य स्थिति देखी जाती है क्या, वर्टेक्स वर्टेक्स। नेक्स्ट करा प्री एक्लेम्सिया का पैथोसाइकोलॉजी किस कारण होती है। तो पैथोसाइकोलॉजी किस कारण होती है। तो प्लेसेंटल इस्केमिया के कारण या मैटरनल ओबिसिटी के कारण या पॉलीहाइड्रामिनियोस के कारण या फेटल माइक्रोसोमिया के कारण। तो कह रहा है प्री एक्लेम्सिया में, किसमें, प्री एक्लेम्सिया का सबसे पैथोसाइकोलॉजिकल किस कारण होता है। पैथोसाइकोलॉजी किस कारण होता है, लॉजिकल सॉरी, कह रहा पैथोसाइकोलॉजी किस कारण होता है। तो हमारा प्री एक्लेम्सिया में जो हमारा क्या पैथोसाइकोलॉजी किस कारण होता है, प्लेसेंटल इस्मिया के कारण, प्लेसेंटल इस्मिया के कारण। इसमें क्या होता है, प्लेसेंटल परफ्यूजन में क्या होती है, कमी हो जाती है और प्री एक्लेम्सिया को क्या करती है, ट्रिगर करती है, मतलब आगे बढ़ाती है। नेक्स्ट कर फेटल फाइब्रोनेक्टिन, क्या है, फेटल फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट किस लिए किया जाता है, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी के लिए या प्री टर्म लेबर का रिस्क के लिए या प्री एक्लेम्सिया का कन्फर्मेशन के लिए या माइक्रोसोमिया का अनुमान के लिए। तो कह रहा क्या, फेटल फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट किस लिए किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्री टर्म लेबर का रिस्क। किसके लिए, प्री टर्म लेबर का रिस्क। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है एक्लेम्सिया में पहला प्राथमिक मैनेजमेंट क्या होता है, सीजर कंट्रोल, बीपी कंट्रोल, डिलीवरी प्लानिंग या फेटल मॉनिटरिंग। तो कह रहा है एक्लेम्सिया में पहला प्राथमिक मैनेजमेंट क्या होता है। तो कह रहा है एक्लेम्सिया में पहला प्राथमिक मैनेजमेंट होता है सीजर कंट्रोल। क्या करना, सीजर को कंट्रोल करना, जिसमें क्या होता है MgSO4 प्राथमिक इलाज होता है। सीजर को कंट्रोल किसके द्वारा कर सकते हैं, MgSO4 के द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है साइनक्लिटिज्म में फेटल हेड का टिल्ट किस तरफ होता है, इंटीरियर पेरिटल बोन की तरफ या पोस्टीरियर पेरिटल बोन की तरफ या ओकोपुट पोस्टीरियर या ओकोपुट
इंटीरियर। तो कह रहा क्या, एस्निक्लिटिज्म में फेटल हेड का टिल्ट किस तरफ होता है? तो इसका फेटल हेड का टिल्ट होता है पोस्टीरियर पेरिटल बोन की तरफ, पोस्टीरियर पेरिटल बोन की तरफ। फेटल हेड क्या होता है? लैटरल टिल्ट में होता है। क्या होता है? लैटरल टिल्ट होता है। नेक्स्ट, फिर अगला क्वेश्चन कर रहा है बिशप स्कोर में सबसे अधिक अंक किस पैरामीटर को मिलते हैं? कि सबसे अधिक अंक किस पैरामीटर को मिलते हैं? किसमें? बिशप स्कोर में। सर्विकल इफेसिमेंट में, या सर्विकल डायलेशन में, या फेटल स्टेशन को, या कंसिस्टेंसी को। तो हमारा क्या रहा है? कह रहा है बिशप स्कोर में सबसे अधिक अंक किसे मिलता है? तो सबसे अधिक मिलता है क्या? सर्विकल डायलेशन को। डायलेशन को क्या होते हैं? 3 अंक तक दिए जाते हैं। सर्विकल डायलेशन को क्या देते हैं? 3 अंक तक दिए जाते हैं। नेक्स्ट, तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? कह रहा फेटल हाइड्रॉप्स का सबसे कॉमन कारण क्या होता है? RH आइसो इम्यूनाइजेशन, या ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन, या मैटरनल डायबिटीज, या प्लेसेंटा प्रीविया। तो कह रहा है क्या? फेटल हाइड्रॉप्स में सबसे कॉमन कारण क्या होता है? फेटल हाइड्रॉप्स में सबसे कॉमन कारण क्या होता है? फेटल हाइड्रॉप्स में सबसे कॉमन कारण होता है RH आइसो इम्यूनाइजेशन। इसमें क्या होता है? हेमोलिटिक डिजीज की वजह से होता है। RH आइसो इम्यूनाइजेशन किसके कारण होता है? हेमोलिटिक डिजीज की वजह से। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कर रहा है एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर के समय कौन सा संकेत सबसे पहले आता है? सीवियर पेन, या शोल्डर टिप पेन, या वेजाइनल ब्लीडिंग, या सडन कोलैप्स। तो कह रहा है एक्टोपिक प्रेगनेंसी में रप्चर के समय कौन सा संकेत सबसे पहले आता है? तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में रप्चर के समय सबसे पहला संकेत कौन सा आता है? तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के समय सबसे पहले संकेत कौन सा आता है? सीवियर पेन। क्या होता है? सबसे पहले सीवियर पेन होता है। रप्चर में क्या होता है? अचानक क्या होने लगता है? तेज दर्द होने लगता है। जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर में क्या होता है? अचानक तेज क्या होता है? दर्द होने लगता है। इसे क्या कहते हैं? सीवियर पेन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कर रहा है एमनियोटिक फ्लूइड एबोलिज्म में सबसे पहला संकेत कौन सा होता है? हाइपोटेंशन, डायस्पेनिया, सीजर्स, या साइनोसिस। तो क्या रहा है? कह रहा एमनियोटिक फ्लूइड एबोलिज्म में सबसे पहला संकेत कौन सा होता है? एमनियोटिक फ्लूइड एबोलिज्म में सबसे पहला संकेत कौन सा होता है? तो इसमें क्या होता है? डायस्पेनिया। यह क्या होता है? मैटरनल ब्रीथलेसनेस को क्या होता है? सबसे पहले देखा जाता है। मैटरनल में क्या होता है? ब्रीथलेसनेस मतलब क्या होगा? ब्रीथ धड़कन क्या होती है? कम हो जाती है। और सबसे पहले क्या किया था? यह देखा जाता है एमनियोटिक फ्लूइड एबोलिज्म में। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन का डॉपलर संकेत क्या होता है? अम्बिलिकल आर्टरी डायस्टोलिक फ्लो रिवर्सल, या MCA सिस्टोलिक फ्लो डिक्रीज, या यूटेराइन अटॉर्नी पल्सटिलिटी इंडेक्स घटता है, या एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ता है। तो कह रहा है इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन में क्या होता है? डॉपलर संकेत क्या होता है? इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन में क्या होता है? डॉपलर संकेत क्या होता है? हमारा होता है अम्बिलिकल आर्टी डायस्टोलिक फ्लो रिवर्सल। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें क्या होता है? IUGR में क्या होता है? सबसे खराब प्रोग्नोस्टिक साइन होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कर रहा है ट्विन प्रेगनेंसी में कोरियोनिसिटी बेस्ट किस समय अल्ट्रासाउंड से जानी जाती है? 6 सप्ताह, 8 सप्ताह, 10 सप्ताह, 12 सप्ताह। कह रहा ट्विन प्रेगनेंसी में कोरियोनिसिटी बेस्ट किस समय अल्ट्रासाउंड से जानी जाती है? तो किस समय अल्ट्रासाउंड से जानी जाती है? तो हमारा 12वें का राइट आंसर हो जाएगा 12वें सप्ताह में। इस समय क्या होता है? लंबडा या ट्विन पिक साइन क्या होता है? स्पष्ट होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कर रहा प्रोलॉन्ग्ड सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में मैटरनल एग्जास्शन का सबसे अच्छा मैनेजमेंट क्या है? सिजेरियन सेक्शन, फोर्सेस डिलीवरी, वैक्यूम डिलीवरी, या ऑक्सीटोसिन ड्रिप।
तो क्या कर रहा है, प्रोलॉन्ग्ड सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में मैटरनल एक्सॉशन का सबसे अच्छा मैनेजमेंट क्या है? तो इसका मैनेजमेंट होता है वैक्यूम डिलीवरी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। इसमें क्या होता है, एक्सॉशन में वैक्यूम उपयोगी होता है। एक्सॉशन के लिए क्या होता है, एक्सॉशन के लिए क्या होता है, वैक्यूम ज़्यादा उपयोगी होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्री टर्म लेबर में एंटेनेटल कॉर्टिकोस्टीरियोइड किस लिए दिया जाता है? IUGR रोकने के लिए, या प्लेसेंटल एब्रप्शन रोकने के लिए, या फेटल लंग मैच्योरिटी बढ़ाने के लिए, या ट्विन प्रेगनेंसी रोकने के लिए। तो कह रहा है प्री टर्म लेबर में एंटेनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड किस लिए दिया जाता है? तो हमारा 14वें का राइट आंसर हो जाएगा फेटल लंग मैच्योरिटी बढ़ाने के लिए। फेटल लंग मैच्योरिटी को क्या करना, बढ़ाने के लिए। इसमें क्या किया जाता है, इसके लिए बीटा मेथासोन दवा दी जाती है। तो उम्मीद है आपको सेशन पसंद आ रहा हो। सेशन यदि अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक शेयर करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बढ़ते हैं आगे। तो देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम का सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन क्या है? हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम का सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस, या मेटाबॉलिक एसिडोसिस, या कीटो एसिडोसिस, या लैक्टिक एसिडोसिस। तो अगर हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम का सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन क्या है? तो हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम का सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है क्या, मेटाबॉलिक एल्कालोसिस। मेटाबॉलिक एल्कालोसिस, इसमें क्या होता है, उल्टी से क्लोराइड की कमी हो जाती है। उल्टी होती है और क्या होती है, क्लोराइड की कमी हो जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है ऑब्स्ट्रक्टिव कोलेस्टेसिस में प्रूरिटस का कारण क्या है? एलिवेटेड बाइल एसिड, या एलिवेटेड स्टीरियल, या एलिवेटेड कॉर्टिसोल, या एलिवेटेड एमाइलेज। तो क्या कह रहा है ऑब्स्ट्रक्टिव कोलेस्टेसिस में जो हमारा प्रूरिटस का कारण क्या है? प्रूरिटस का कारण क्या है? तो हमारा एलिवेटेड बाइल एसिड होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, एलिवेटेड बाइल एसिड। ये क्या कहता है, मैटरनल स्किल में क्या होता है, जमा होकर ईचिंग करवाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी में सबसे पहला क्लिनिकल संकेत कौन सा होता है? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, या लॉस ऑफ डीप टेंडम रिफ्लेक्सेस, या हाइपोटेंशन, या कन्फ्यूजन। तो कह रहा क्या, मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी में सबसे पहला क्लिनिकल संकेत कौन सा होता है? तो मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी में सबसे पहला क्लिनिकल संकेत कौन सा होता है? तो हमारा 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉस ऑफ डीप टेंडम रिफ्लेक्सेस। लॉस ऑफ डीप टेंडम रिफ्लेक्सेस या क्या है, अर्लीएस्ट मतलब आगे पहला साइन होता है, बहुत ही पहले साइन होता है किसके लिए, टॉक्सिसिटी का सबसे पहला संकेत होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूटेराइन रप्चर का सबसे कॉमन कारण क्या है? ग्रांड मल्टीपैरिटी, या ऑक्सीटोसिन ओवरडोज, या यूटेराइन एनोमैलीज, या प्रीवियस सिजेरियन स्कार। तो कह रहा है यूटेराइन रप्चर का सबसे कॉमन कारण क्या है? तो यूटेराइन रप्चर का सबसे कॉमन कारण है प्रीवियस सिजेरियन स्कार। प्रीवियस सिजेरियन स्कार, स्कार में क्या होता है, रप्चर होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट कह रहा IUFD का सबसे भरोसेमंद अल्ट्रासाउंड मार्कर कौन सा है? एब्सेंट फेटल मूवमेंट, या एब्सेंट फेटल हार्ट एक्टिविटी, या ओलिगोहाइड्रामिनियोस, या एब्सेंट डायस्टोलिक फ्लो। तो कह रहा IUFD का सबसे भरोसेमंद अल्ट्रासाउंड मार्कर कौन सा है? तो IUFD का सबसे भरोसेमंद अल्ट्रासाउंड मार्कर है हमारा राइट आंसर 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एब्सेंट फेटल हार्ट एक्टिविटी। क्या होता है इसमें, फेटल हार्ट एक्टिविटी क्या होता है, एब्सेंट अनुपस्थित होता है। तो बढ़ते हैं आगे। फिर कह रहा है रिटेंड प्लेसेंटा का सबसे बड़ा रिस्क क्या है? तो रिटेंड प्लेसेंटा का सबसे बड़ा रिस्क है यूटेराइन रप्चर, एंडोमेट्रिटिस, PPH, या कोरियोएमनियोनाइटिस। तो कह रहा रिटेंड प्लेसेंटा का सबसे बड़ा रिस्क क्या है? रिटेंड प्लेसेंटा का सबसे बड़ा रिस्क होता है PPH।
पी से प्लेसेंटा रिटेंड होने के कारण, पीपीएच में क्या होता है, प्लेसेंटा रिटेंड होने के कारण क्या होता है, ब्लीडिंग होती रहती है। तो रिटेंड प्लेसेंटा में क्या होता है, सबसे बड़ा रिस्क पीपीएच है। प्लेसेंटा रिटेंड में क्या होता है, क्या ब्लीडिंग होती रहती है। प्लेसेंटा रिटेंड प्लेसेंटा में क्या होता है, ब्लीडिंग सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा एम्बिलिकल कार्ड का सबसे कॉमन एबनॉर्मेलिटी कौन सी होती है। जो हमारा एम्बिलिकल कॉर्ड है इसमें सबसे कॉमन एबनॉर्मेलिटी कौन सी होती है, वेला मेंटोस इंसर्टेशन या सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी या मार्जिनल इंसर्टेशन या सरकम वायलेट प्लेसेंटा। सरकम वायलेंट प्लेसेंटा कह रहा अम्बिलिकल कॉर्ड का सबसे कॉमन एबनॉर्मेलिटी कौन सी होती है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड का सबसे कॉमन एबनॉर्मेलिटी होती है क्या, सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी। सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी यह सबसे सामान्य एनोमेली होता है। यह सबसे सामान्य क्या एनोमेली है। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए 22वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि वैसा प्रीविया में का क्लासिक प्रेजेंटेशन क्या है, सडन पेनलेस ब्लीडिंग या पेनफुल ब्लीडिंग या प्रीटर्म लेबर या ओलिगो हाइड्रामेनियोस। तो कह रहा क्या, वसा प्रीविया का सबसे क्लासिक प्रेजेंटेशन क्या है। वसा प्रीविया का सबसे क्लासिक प्रेजेंटेशन क्या है। तो वसा प्रीविया का सबसे क्लासिक प्रेजेंटेशन है सडन पेनलेस ब्लीडिंग। सडन पेनलेस ब्लीडिंग। नेक्स्ट कर शोल्डर डायस्टेसिया में गैस्किन मैन्यूअर का तरीका क्या है, स्पाइन पोजीशन में फेटल हेड रोटेशन या ऑल फोर पोजीशन फॉर डिलीवरी, ऑल फोर्स पोजीशन फॉर डिलीवरी या फंडल प्रेशर देना या साइटोटॉमी करना। तो कह रहा शोल्डर डायस्टेसिया में गैस्किन मैन्यूअर का तरीका क्या है। शोल्डर डायस्टेसिया में गैस्किन मैन्यूअर का तरीका है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑल फोर पोजीशन फॉर पोजीशन में डिलीवरी। ऑल फोर्स पोजीशन में क्या होना, डिलीवरी कराना। इसमें क्या होता है, ग्रेविटी में क्या होती है, इससे के कारण ग्रेविटी में क्या होती है, मदद मिलती है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन करा मल्टीपल प्रेगनेंसी में सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा होता है, प्री टर्म डिलीवरी, पीपीएच, एनीमिया या ट्रिपल टीएस। करा मल्टीपल प्रेगनेंसी में सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा होता है। तो मल्टीपल प्रेगनेंसी में सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता क्या है। तो मल्टीपल प्रेगनेंसी में सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है प्री टर्म डिलीवरी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट। ट्विंस में क्या होता है, यह सबसे आम होता है। नेक्स्ट तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है सबसे कॉमन काज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी इन इक्लेम्सिया क्या है, रेनल फेलर या इंटरक्रेनियल हेमोरेज या कार्डियक फेलर या पल्मोनरी एडिमा। तो कह रहा क्या सबसे कॉमन काज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी इन इक्लेम्सिया। तो सबसे कॉमन काज क्या है, सबसे कॉमन कार्ड क्या है, मैटरनल मोर्टेलिटी इन इक्लेम्सिया में मैटरनल मोर्टेलिटी की सबसे कॉमन कार्ड क्या है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंट्राक्रेनियल हेमोरेज। इंट्राक्रेनियल हेमोरेज इसमें क्या होता है, अनकंट्रोल्ड बीपी कार्ड होता है। एक ऐसा हेमोरेज क्या होता है, इंट्राक्रेनियल हेमोरेज किस कार्ड होता है, अनकंट्रोल्ड बीपी कार्ड। इसमें क्या होता है, बीपी कंट्रोल नहीं हो पाती है। नेक्स्ट सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर करते रहिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन का रहा ओलिगोहाइड्रामेनियोस का सबसे कॉमन कार्ड क्या है, रेंटल एग्नेसिस, IUGR, ट्रिपल टीएस, डायबिटीज। तो कह रहा ओलिगोहाइड्रामेनियोस का सबसे कॉमन कारण क्या है। ओलिगोहाइड्रामेनियोस का सबसे कॉमन कारण क्या है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेनल एजेंसीज। रेनल एजेंसीज इसमें क्या होता है, फेटल यूरिन नहीं बनता है। इसमें क्या होता है, फेटल यूरिन नहीं बनता है। नेक्स्ट तो देखिए 27वां क्वेश्चन का रहा ट्विन रिवर्स्ड आर्टीरियल परफ्यूजन यानी ट्रैप सीक्वेंस में कौन प्रभावित होता है। तो ट्रैप सीक्वेंस में कौन प्रभावित होता है, डोनर ट्विंस, रेसिपिएंट ट्विंस, बोथ ट्विंस या मदर। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, करा ट्विन रिवर्स्ड आर्टीरियल परफ्यूजन यानी ट्रैप सीक्वेंस में कौन प्रभावित होता है।
तो ट्रैप सीक्वेंस में रेसिपिएंट ट्विन्स क्या होता है, प्रभावित होता है। एक क्या होता है, एक कार्डियक ट्विन क्या होता है, ब्लड रिसीव करता है। जो कार्डियक ट्विन होता है क्या होता है, ब्लड रिसीव करता है। जो रेसिपिएंट ट्विन है क्या है, या ट्रैप सीक्वेंस में को क्या करता है, प्रभावित करता है। नेक्स्ट कह रहा है एमसी डोनाल्ड सर्कलेज किस स्थिति में किया जाता है। एमसी डोनाल्ड सर्कलेज किस स्थिति में किया जाता है, प्लेसेंटा प्रीविया, इनकम्पिटेंट सर्विक्स या यूटेराइन रप्चर या ब्रीच प्रेजेंटेशन में। तो कह रहा है एमसी डोनाल्ड सर्कलेज किस स्थिति में किया जाता है, तो एमसी डोनाल्ड सर्कलेज हमारा इनकम्पिटेंट सर्विक्स को मजबूत रखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट तो अगला क्वेश्चन कह रहा है एंडोमेट्रिटिस का सबसे कॉमन पोस्टमार्टम डे कौन सा होता है, डे 1, डे 3 से 4, डे 7 या डे 40। तो हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा एडी एंडोमेट्रिटिस का सबसे कॉमन पोस्टमार्टम डे कौन सा है। तो एंडोमेट्रिटिस का सबसे कॉमन पोस्टमार्टम डे होता है डे 3 से 4। इसमें क्या होता है, डिलीवरी के बाद इन्फेक्शन का या क्या होता है, पीक होता है, यानी 3 से 4 दिन के भीतर क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। ये क्या होता है, पीक डे होता है। नेक्स्ट और लास्ट कह रहा ट्रू लेबर पेन की खासियत क्या होती है, इरेगुलर कंट्रैक्शन या नो सर्विकल चेंजेज या पेन रीडायट्स टू बैक या रिलीफ बाई सेंडेशन। का ट्रू लेबर पेन की खासियत क्या होती है, ट्रू लेबर पेन की खासियत क्या होती है। तो ट्रू लेबर पेन की खासियत हमारा ऑप्शन नंबर सी, पेन रेडिएट्स टू बैक, पेन रेडिएट्स टू बैक। इसमें क्या होता है, ट्रू लेबर में रेगुलर कंट्रैक्शन और बैक पेन होता है। तो ट्रू लेबर में क्या होता है, रेगुलर कंट्रैक्शन और पेन बैक पेन होता है। तो उम्मीद है आपको 30 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो 30 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए, हमें क्या करना है, आपको कमेंट में बताना है। और सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यही सब हमें क्या करता है, मोटिवेट करता है कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट दे सके। तो बस इतना सा काम कीजिए, उसके बाद आपको जो कंटेंट चाहिए कमेंट कीजिए, हर तरह के कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जल्द ही आपका जुलाई महीने में एग्ज़ाम होगा, तो जल्दी आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो पेट का फॉर्म आ गया, पेट के फॉर्म को भी ज़रूर से आप लोग भर दीजिए। यदि कोई भी डाउट है पेट के फॉर्म को लेकर, एग्ज़ाम को लेकर, तो उस पर भी जल्दी आपको क्लासेस मिलेंगी, पेट के लिए भी तैयारी कराई जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।